मी तुमच्या उत्तराचं वेट करतोय चॅट बॉक्स मध्ये. ओके, परत रिवाइज करूया आपण कालचा पॉईंट. तुमच्या जर विसरला असाल तर परत आपण रिवाइज करूया स्प्रेडशीट. ठीक आहे, एक आन्सर आलेला आहे व्हिजिक्लॅक. व्हिजिक्लॅक बरोबर इंद्रायणीने जे आन्सर दिलेलं आहे ते करेक्ट आन्सर आहे. व्हिजिक्लॅक मीन्स व्हिजिबल कॅल्क्युलेटर त्याचं उत्तर होतं. बरोबर आहे इंद्रायणी. त्यानंतर जे 1978 ला हे सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आलं होतं डॅनियल ब्रॅकलिनने. त्याचं नाव होतं सॉफ्टवेअरचं व्हिजिक्लॅक. स्प्रेडशीटलाच वर्कशीट पण म्हटलं जातं. ओके, वर्कशीट आणि वर्कबुक मध्ये काय फरक असतो तो पुढे पाहूया आपण. नेक्स्ट पुढे जाऊया. परत आपण एम एस एक्सेल प्रॉपरली जे मायक्रोसॉफ्ट एक्सेलचे जे एक मायक्रोसॉफ्ट जे ऑफिसचे जे पॅकेज आहे, मायक्रोसॉफ्ट ऑफिसचे जे पॅकेज ज्याला आपण सूट म्हणतो, त्या मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल मायक्रोसॉफ्ट ऑफिसच्या पॅकेज मधलं एक सॉफ्टवेअर जे आहे ते आहे एम एस एक्सेल. ओके, एम एस एक्सेल 1985 ला डेव्हलप करण्यात आलं होतं मायक्रोसॉफ्ट कंपनीद्वारा. आणि आजच्या घडीला हे जे एम एस एक्सेल जे आहे ते खूप पॉप्युलर झालेलं आहे. सर्व व्यक्ती या एम एस एक्सेलला यूज करतात. हे स्पेशली कशासाठी डिझाईन केलेलं आहे सॉफ्टवेअर एम एस एक्सेल जे आहे ते डिझाईन केलेलं आहे कुठलाही टेबल तयार करण्यासाठी किंवा डेटा जो आहे तो सॉर्ट करण्यासाठी किंवा डेटा कुठल्याही प्रकारचा डेटा एंटर करण्यासाठी किंवा ऑलरेडी एंटर केलेला डेटा एडिट करण्यासाठी किंवा डेटा जो एंटर केलेला आहे प्रॉपरली तर त्या डेटाला वेगवेगळ्या टूल्सच्या माध्यमातून किंवा फॉर्म्युला देऊन किंवा फंक्शनच्या माध्यमातून त्या डेटाचं अनालिसिस करण्यासाठी या एक्सेलचा वापर केला जातो. ओके, एक्सेल मध्ये नियर अबाउट 400 प्लस फॉर्म्युला बाय डिफॉल्ट प्रोव्हाइड करण्यात आलेले आहेत. त्यासोबत चार्ट देखील वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये प्रोव्हाइड करण्यात आले आहेत. त्या सर्वांच्या मदतीने आपण आपला डेटा अनालिसिस करू शकतो. त्याचबरोबर डेटाला अगदी अट्रॅक्टिव्हली प्रेझेंट पण करू शकतो विविध चार्टच्या माध्यमातून, ग्राफच्या माध्यमातून. ओके, तर हे सर्व काही कामं आपण एक्सेल मध्ये करू शकतो. द एक्सेल फाईल इज ऑल्सो नोन ॲज वर्कबुक. एका एक्सेल फाईलला जे आहे त्याला वर्कबुक म्हटलं. इथे फरक काय पहा, वर्कबुक आणि वर्कशीट. स्प्रेडशीटला वर्कशीट म्हटलं जातं आणि इथे वर्कबुक हा शब्द आहे. जसं एक बुक म्हटल्यानंतर एका बुक मध्ये खूप सारे पेजेस असतात, अनेक पेज मिळून एक बुक बनतं. म्हणजे पेजचं जे कॉम्बिनेशन असतं त्याला आपण बुक म्हणतो. त्याच पद्धतीने वर्कशीट म्हटल्यानंतर एक शीट, अशा अनेक वर्कशीटचं कॉम्बिनेशन म्हटल्यानंतर त्याला आपण म्हणतो वर्कबुक. ओके, लक्षात आला पॉइंट कसा आहे क्लिअर. वर्कशीट ही वर्कबुक मधलं एक शीट आहे. जसं एखाद्या बुक मधलं जे एक पेज असतं त्याला आपण बुक पेज म्हणतो आणि पूर्ण बुक पेज मिळून जे तयार होते त्याला आपण बुक म्हणतो. त्याच पद्धतीने पूर्ण वर्कशीट मिळून किंवा स्प्रेडशीट मिळून जी फाईल तयार होती त्या फाईलला आपण वर्कबुक फाईल असं म्हणतो. स्पेशली एक्सेल मध्ये जी काही फाईल तुम्ही ओपन करता ती वर्कबुक असते आणि बाय डिफॉल्ट नेम काय असतं त्या वर्कबुक फाईलचं, तर बाय डिफॉल्ट नेम असतं बुक 1 जे टायटल बार मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. ओके, एका वर्कबुक मध्ये बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट असतात. मीन्स असं जर म्हटलं तर एक बुक जर तुम्ही पाहिलं तर उदाहरणासाठी म्हणतो, ज्यावेळेस तुम्ही मार्केटमधून एखादं बुक परचेस केलं आणि त्याला जर 3च पेज असतील, 3 पेजचं वर ते बुक जर असेल तर तुम्ही म्हणाल की ते बुक फक्त 3 पेजचं आहे. बाय डिफॉल्ट पब्लिशरने तुम्हाला 3च पेज त्या बुकमध्ये दिले. त्याच पद्धतीने वर्कबुक म्हटल्यानंतर जी एक्सेलची जी फाईल असते ती वर्कबुक असते. तिला त्या फाईलमध्ये बाय डिफॉल्ट मायक्रोसॉफ्ट एक्सेलने काय केलेलं आहे त्याच्यामध्ये 3 शीट दिलेल्या आहेत बाय डिफॉल्ट. तुम्ही अनेक शीट त्याच्यामध्ये ऍड करू शकता, खूप सारे शीट्स ऍड करू शकता. ज्या पद्धतीचा तुमचा डेटा आहे, ज्या पद्धतीचं तुम्हाला काम करायचं आहे एक्सेल मध्ये, त्याच्यानुसार तुम्ही वर्कबुक मध्ये खूप साऱ्या वर्कशीट ऍड करू शकता. ठीक आहे, पर्टिक्युलर एक्सेल फाईलचं जे एक्सटेन्शन असतं ते आता व्हर्जन वाईज वेगवेगळं असतं. व्हर्जन 2007, 2010, 2016 जे काही व्हर्जन आहे मायक्रोसॉफ्टचं त्या व्हर्जन नुसार हे एक्सटेन्शन फाईल नेम चेंज होऊ शकतं. पण 2007 जे फाईल एक्सटेन्शन आहे एम एस एक्सेलचं ते आहे .xlsx.
लक्षात ठेवा एमसीक्यू साठी हे महत्वाचं आहे. फाईल एक्सटेन्शन किंवा वर्कबुक हे शब्द, बुक वन हा शब्द, सॉर्टिंग, एडिटिंग, टॅबलेटिंग हे शब्द महत्वाचे आहेत एमसीक्यू साठी. ठीक आहे, पुढे जाऊया आपण. काही फॅक्ट्स आणि इम्पॉर्टंट पॉइंट्स ऑफ एम एस एक्सेल बद्दल आपण काही फॅक्ट्स आणि इम्पॉर्टंट पॉइंट्स पाहूया. तर इथे मी एम एस एक्सेल ओपन करतो. इथे पहा, तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत असेल एम एस एक्सेल इथे ओपन केलेलं आहे मी. ओके, तुमच्या स्क्रीनवरती सर्वांना पाहायला मिळेल हे एम एस एक्सेल काय आहे ते. इथे पहा, जिथे मी एम एस एक्सेल स्टार्ट केलेलं आहे, ज्यावेळेस ही फाईल ओपन झालेली आहे, ही जी फाईल आहे ही वर्कबुक आहे. ओके, आणि या वर्कबुक मध्ये अनेक शीट्स आहेत. इथे शीट 1 ऍक्टिव्ह आहे. पहिल्यांदा शीट 1, शीट 2, शीट 3 अशी तुम्ही इथे जर क्लिक केलं तर खूप साऱ्या शीट्स तुम्ही याच्यामध्ये इन्क्लूड करू शकता. पण बाय डिफॉल्ट एका वर्कबुक मध्ये 3 शीट ऍक्टिव्ह असतात. 3 शीट तुम्हाला डिस्प्ले होतात याच्यामध्ये, या स्क्रीनवरती हे पाहायचे. आणि सर्वात पहिल्यांदा तर पहा की ज्यावेळेस तुम्ही फाईल ओपन करता त्यावेळेस टायटल बार जो आहे हा टायटल बार आहे. या टायटल बार वरती या फाईलचं नाव बाय डिफॉल्ट तुम्हाला पाहायला मिळेल बुक 1. इथे जर तुम्ही या फाईलला तुमच्या नावाने सेव्ह केलं तर टायटल वरती जे बुक 1 हे जे नाव आहे हे म्हटल्या जाईल आणि तुम्ही जे टाईप केलेलं आहे फाईल नेम या फाईलला ते इथे तुम्हाला डिस्प्ले होऊन जाईल. ठीक आहे, इथे पहा तुम्ही खूप साऱ्या फॅक्ट्स जे आहेत ते आपण इथे डिस्कस करूया. इथे पाहू शकता, या स्क्रीनला मी थोडंसं मोठं करतो. ओके, हे जे आहे हे तुम्हाला या कॉर्नरला जे दिसते ते ऑफिस बटन आहे. ऑफिस बटन नंतर हे तुम्हाला मेन्यू बार दिसतो. प्रत्येक मेन्यू बारचं रिबन वेगळं आहे. होमचा रिबन हे मेन्यू बारच्या खाली जे स्पेस दिसतो तो आहे रिबनचा स्पेस. इन्सर्टची रिबन या पद्धतीने तुम्हाला दिसेल. प्रत्येक रिबन मध्ये ब्लॉक्स आहेत, प्रत्येक ब्लॉक मध्ये ऑप्शन्स आहेत. ठीक आहे, लास्ट सेमला आपण पाहिलं होतं जसं आपण वर्डचं क्लासिफिकेशन केलेलं होतं त्याच पद्धतीने इथे एक्सेलचं पण क्लासिफिकेशन आपल्याला करायचं आहे. सर्वात पहिल्यांदा जो पार्ट आहे तो टायटल बारचा आहे. या साईडला ऑफिस बटन आहे. त्याच्यानंतर टायटल बारच्या खाली जो आहे तो मेनू बार आहे. प्रत्येक मेनू बारच्या खाली एक रिबन आहे. प्रत्येक रिबनचं ब्लॉक्स आहेत. आता होम रिबनच्या किती ब्लॉक्स आहेत? क्लिपबोर्ड, हे फॉन्ट, हे अलाइनमेंट, हे नंबर, स्टाईल, सेल, एडिटिंग, हे काय झाले? हे ब्लॉक झाले. प्रत्येक ब्लॉक मध्ये वेगवेगळे ऑप्शन्स आहेत. जसं अलाइनमेंट ब्लॉक मध्ये हे सर्व ऑप्शन्स तुम्हाला दिसतात. फॉन्ट ब्लॉक मध्ये हे सर्व ऑप्शन्स तुम्हाला दिसतात. क्लिपबोर्ड ब्लॉक मध्ये हे सर्व ऑप्शन्स तुम्हाला दिसतात. आता हे झालं मेन्यू टॅब आणि हे रिबन. रिबनच्या खाली जो या साईडला तुम्हाला दिसतो हा आहे नेम बॉक्स. इथे सेल ऍड्रेस पाहायला मिळतो. ज्या ठिकाणी करंट सेल ऍक्टिव्ह आहे त्या करंट सेलचा ऍड्रेस मात्र इथे तुम्हाला पाहायला मिळतो. हा आहे ऍड्रेस बॉक्स. इथे नेम बॉक्स पण म्हटलं जातं याला. A1 जे दिसते तुम्हाला हे आहे A1 नेम बॉक्स किंवा ऍड्रेस बॉक्स. इथे आता सुद्धा ही जर सेल मी ऍक्टिव्हेट केली तर या सेलचा ऍड्रेस काय आहे तो तुम्हाला इथे पाहायला मिळते. F5 मीन्स F काय? F कॉलम आणि 5 रो. हे जे उभे कॉलम हे ठीक आहे, पुढे जाऊया. हे जे नेम बॉक्स दिसला तुम्हाला, नेम बॉक्स हा आहे ऍड्रेस बॉक्स त्याला म्हणतात. त्याच्यानंतर ही जी स्ट्रिप दिसते तुम्हाला F, इथे जे तुम्हाला दिसतंय हे इन्सर्ट फंक्शन, याला म्हटलं जातं फंक्शन टॅब. ओके, फंक्शन टॅब जे आहे ते फंक्शन बार पण म्हणू शकता याला किंवा फंक्शन टॅब पण म्हणू शकता. फंक्शन टॅब मध्ये जे फंक्शन तुम्हाला जे फॉर्म्युला यूज करायचा आहे तो फॉर्म्युला तुम्ही इन्सर्ट केल्यानंतर ते डिस्प्ले होते या स्पेस मध्ये, ज्याला फंक्शन स्पेस म्हणू शकता, फंक्शन टॅब म्हणू शकता किंवा फंक्शन बॉक्स पण म्हणू शकता. ठीक आहे, त्याच्यानंतर त्या खाली आहे हे ABCD जे आहे हे काय? हे कॉलम्स आहेत. कॉलम्स जे ABCD हे जे नाव आहे याला म्हटलं जातं लेबल्स. ओके, लेबल्स कसे आहेत? कॉलमचे लेबल्स कसे? ABCDEFG असं अल्फाबेटिकली तुम्हाला इथे पाहायला मिळेल. A टू कुठपर्यंत? Z पर्यंत. ओके, A टू Z पर्यंत तुम्हाला इथे पाहायला मिळेल. पण झेडच्या नंतर सिरीज कशी स्टार्ट होते पहा. झेडच्या नंतर परत सिरीज स्टार्ट होते A पासून. मग ABAC, AD हे कुठपर्यंत होईल? AZ पर्यंत. मग नंतर AZ आल्याच्या नंतर परत सिरीज कशी स्टार्ट होते पहा. इथे ऑब्झर्वेशन करा. इथे एमसीक्यू तुम्हाला कुठल्या अँगलने क्रिएट होईल ते इथे तुम्हाला लक्षात येऊ शकतं. पहा की AZ झाल्याच्या नंतर परत BABBBCBD
असं बी झेड झाल्याच्या नंतर सिरीज कशी स्टार्ट होईल याचं उत्तर मला चॅट बॉक्स मध्ये द्या. हे जर लक्षात आलं असेल तर बी झेडच्या नंतर कॉलमची जी लेबल सिरीज आहे ती कशी स्टार्ट होईल. जसं ए टू झेड, झेडच्या नंतर ए ए ए बी ए सी ए झेड पर्यंत होईल. त्यानंतर काय होईल, त्याचं आन्सर कसं होईल, सी ए. बरोबर आहे, सी ए सी बी सी सी करेक्ट. इंद्रायणी, मुस्कान, जयश्री, तुम्ही दिलेला आंसर करेक्ट आहे. अंजलि करेक्ट आंसर आहे. करत अशी सीक्वेंस चालू है, जब तक कहां तक ये जाएगा, ये सीरीज कहां तक जाएगी, उसका आपका एंड अगर देखना है तो आप यहाँ से एंड देख सकते हो. मैं आपको इस सीरीज का मीन्स लेबल सीरीज का एंड पॉइंट दिखा देता हूँ. ये देख लेना, ये एंड पॉइंट क्या हो गया, एक्स एफ डी. ये सीक्वेंस में आता है. अब यहाँ पे देख लेना कितने कॉलम्स हो गए. आगे मैं आपको डिजिट बताऊंगा ये कितने टोटल कॉलम्स है. मगर ये कॉलम का जो एंड वाला जो कॉलम है उसका लेवल क्या हो गया, एक्स एफ डी. ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, एक्स एफ डी. ओके, ये तो हो गया कॉलम का लेवल. अब यहाँ पे ये जो आपको 1 2 3 4 5 ये जो आपको सीक्वेंस दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये रो है. इसको आप रो कहेंगे. ठीक है. अब सबसे ये तो हो गया पहली वाली रो. ठीक है, पहली वाली रो जिसका टाइटल है न्यूमेरिकल टाइटल दिया है इसको 1 2 3 4. जो कॉलम का टाइटल है वो अल्फाबेटिकली, ये याद रखना. एमसीक्यू यहाँ आपको पूछा जा सकता है कि लेबल कॉलम की लेबलिंग कैसी होती है, कॉलम की लेबलिंग कैसी होती है, अल्फाबेटिकली होती है या न्यूमेरिकली होती है या अल्फा न्यूमेरिक होती है या इनमें से कोई नहीं होता. तो आपको आंसर कौन सा सिलेक्ट करना है, अल्फाबेटिकली, क्योंकि कॉलम का जो लेबलिंग होती है वो अल्फाबेटिकली होती है और रो की जो लेबलिंग होती है वो न्यूमेरिकल होती है, जो 1 से लेके स्टार्ट होती है एंड तक. अब यहाँ पे आपको पहले वाले कॉलम का तो 1 नंबर दिखाई दे रहा है. मैं सबसे लास्ट वाले रो का नंबर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. देख लेना, ये अगर आपको दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ से स्क्रीन को थोड़ा सा ये करता हूँ. सबसे लास्ट वाली जो रो है मैं वही आपको यहाँ पे दिखाता हूँ. ये देख लेना, ये कितना है, ये डिजिट आप पढ़ लेना कितना डिजिट हो रहा है. देखो ये मुझे थोड़ा सा ये कम दिखाई दे रहा है यहाँ से. 10,48,576, 10,48,576. ये डिजिट याद रखना, ये एमसीक्यू के लिए यहाँ पे पूछा जा सकता है. अब यहाँ पे ये मैंने आपको जो सबसे लास्ट वाला रो है उसका लेबल यहाँ पे मैंने दिखाई दिया, आपको डिस्प्ले किया है. अब इसका एड्रेस, ये सबसे लास्ट वाली जो रो है, फर्स्ट कॉलम की सबसे लास्ट वाली जो रो है वो यहाँ पे एक्टिव है. इसका जो सेल एड्रेस है, पर्टिकुलर सेल का जो एड्रेस है यहाँ पे आपको दिखाई देगा. ये ए पर्टिकुलर ये से रो का एड्रेस है. ओके, ए 10,48,576. ये अब इस टाइम ये सेल एक्टिवेट है. ठीक है, उसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पे जो सेल एक्टिवेट होगी उसका एड्रेस यहाँ पे दिखाई देता है. अब समझो कि मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से इस जो नेम बॉक्स है या एड्रेस बॉक्स है, इसमें अगर आप कुछ सेल का प्रॉपरली एड्रेस इंसर्ट करते हो तो आप पर्टिकुलर उस सेल तक जंप कर सकते हो. मान लो कि मुझे एमएम कॉलम में 25th वाली रो तक जाना है. एमएम कॉलम में 25th वाली रो तक जाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एड्रेस लिखोगे, एमएम कॉलम नेम पहले इंसर्ट करोगे, कॉलम लेबल पहले इंसर्ट करोगे, बाद में रो लेबल इंसर्ट करोगे और बाद में एंटर प्रेस करोगे. तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा कि एमएम कॉलम में जो 25th वाली रो है वो एक्टिवेट हो गई. उसी प्रकार से आप अपने कोई भी अलग या कोई भी सेल को यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो. समझो कि मुझे डबल वी 36 वाली रो पर जाना है तो या सेल पर जाना है तो आप यहाँ पे जस्ट
टाइप करो और एंटर प्रेस करो, पर्टिकुलर वो जो सेल है वो सेल यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पे देख लेना, मैंने वीबी पहले टाइप किया है, वो क्या है, वो कॉलम लेबल है। उसके बाद 36 जो टाइप किया है वो रो लेबल है। इन दोनों को मिलाकर ये एड्रेस यहाँ पे इस फॉर्म में जनरेट होता है। तो यहाँ पे देख लेना आप, ये वीबी कॉलम में ये 36 वाली रो एक्टिवेट हो गई। तो ये काम होता है इस एड्रेस बॉक्स का या नेम बॉक्स का। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तो क्लेरिफाई हो गया। इसके बाद हम, ये आपको जो बॉक्स दिखाई दे रहे, इन्हीं को कहा जाता है सेल, या इन्हीं को कहा जाता है ग्रिड, या इन्हीं को ही कहा जाता है बॉक्स। ओके, बॉक्स, ग्रिड, सेल, तीनों ही जो वर्ड है वो सेम ही है, मगर स्पेशली एक्सेल रिलेटेड इस बॉक्स को क्या कहा जाता है, स्प्रेडशीट रिलेटेड इस बॉक्स को कहा जाता है सेल। तो पर्टिकुलर सेल, जो जिस सेल आपको ऐसे हाईलाइटेड दिखाई दे रही है उस सेल को क्या कहेंगे, जो अब देख लेना ये सेल, एक सेल के आजू बाजू में ये डार्क बॉर्डर आपको दिखाई दे रही है, तो ये इसको कहेंगे आप एक्टिव सेल। जिस सेल पर आप क्लिक करोगे माउस कर्सर से और वो सेल एक्टिवेट हो जाएंगी, तो उसी को आप कहेंगे एक्टिव सेल। अब ये एक्टिव सेल का एड्रेस क्या है, अगर ये देखना है तो आप इस नेम बॉक्स में चले जाइए, यहाँ पे आप नजर करो तो आपको इस पर्टिकुलर अभी जो एक्टिवेट सेल है उसका एड्रेस यहाँ पे आपको दिखाई देगा, VB37। ओके, तो ये हो गए। उसके बाद जो है यहाँ पे देख लेना, ये शीट 3 वाली शीट अभी एक्टिवेट है, बाद में यहाँ पे शीट 2 नंबर या शीट 1, ये जो है बाय डिफॉल्ट 3 शीट जो है यहाँ पे ऊपर सामने आई है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो शीट जितने चाहे शीट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऐसे देख लेना, अभी ये 8 वाली शीट ऐड हो गई। अब ये होने के बाद ये जो एरिया है ये वर्किंग एरिया होगा जिस पर आप काम करोगे। ये जो व्हाइट वाला जो ग्रिड दिखाई दे रही है या सेल्स दिखाई दे रही है, ये सब क्या है, ये वर्किंग एरिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सपोज मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, मान लो ये टाइप किया है मैंने। अब ये जो टाइप करने के बाद मैं अगर आप इसकी प्रिंट निकालता हूँ तो ऐसे की ऐसी ये प्रिंट आएगी या विदाउट लाइनिंग की प्रिंट आएगी, ऐसे बॉक्स में ही प्रिंट आएगी क्या, ये ऐसे जो सेल दिखाई दे रही है, जो सेल आपको दिखाई दे रहे हैं बॉक्स बॉक्स, ये ऐसे ही प्रिंट आएगी क्या। तो ये बात यहाँ पे समझ लो, ये जो एरिया होता है ना ये नॉन प्रिंटेबल एरिया होता है। ये जो एरिया होता है ना वो नॉन प्रिंटेबल होता है। अगर आप इसी डेटा की अगर प्रिंट करोगे तो जस्ट ये विदाउट ग्रिड प्रिंट आ जाएगी, विदाउट सेल प्रिंट आ जाएगी। सिर्फ ये आपको नंबर और ये अल्फाबेट्स वहां पे प्रिंट होके आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि इसको कहा जाता है नॉन प्रिंटेबल एरिया। कब ये पूरे ग्रिड या सेल प्रिंट होके आएंगे, जब आप इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे बॉर्डर सेलेक्ट करते हो, तब जाके ये ऐसे के ऐसा ये बॉक्स अब जाके वो प्रिंट होगा। तब तक प्रिंट नहीं होगा जब तक आप इसको बॉर्डर सेलेक्ट नहीं करते हो। विदाउट बॉर्डर ये जो एरिया होता है वो क्या होता है, नॉन प्रिंटेबल एरिया होता है। ठीक है, ये बात समझ लो, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकता है। उसके बाद ये जो है ये तो पता ही है आपको, ये स्क्रॉल बार है, ये दूसरा स्क्रॉल बार है, और उसके बाद में यहाँ पे व्यू पॉइंट्स है। ओके, स्लाइड व्यू या ये जो शीट व्यू है, ये अलग अलग शीट व्यू यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो है सबसे लास्ट में पॉइंट जो है स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार जो शीट टैब के नीचे जो स्टेटस बार है, कितनी पेजेस है या कितनी शीट्स है, ये सब यहाँ पे स्टेटस बार अपने आपको दिखाई देते हैं। तो ये तो हो गया ये प्राइमरी लेवल की इंफॉर्मेशन इस स्क्रीन के बारे में। आगे हम जाएंगे थोड़ा सा थ्योरेटिकली इसको कवर करेंगे। तो स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना, हम स्क्रीन के ऊपर जो फैक्ट्स हमने लिखे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। जो MS एक्सेल 2007 की जो स्क्रीन अभी हमने देखी थी उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला वाला पॉइंट्स आप फोकस कर लेना। एक्सेल फाइल आल्सो कॉल्ड वर्कबुक और स्प्रेडशीट। अब एक्सेल फाइल को वर्कबुक भी कहा जाता है और स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, एमसीक्यू के लिए ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, a workbook has by default 3 वर्कशीट। एक वर्कबुक में 3 शीट होती है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। नेक्स्ट, book 1 is the by default new file name of Excel file।
जो एक्सेल फाइल जब आप चालू करते हो, ऑन करते हो, तो सबसे पहले जो टाइटल बार में नाम आता है वो नाम आता है बुक 1। उसके बाद अगर आप न्यू एक्सेल फाइल क्रिएट ओपन करते हो तो उस टाइम नाम आएगा बुक 2, उसके बाद बुक 3, ऐसे ये नाम आते जाएंगे। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे 4 नंबर का, XLSX इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS Excel 2007। अब इसका फाइल एक्सटेंशन जो होता है, जो फाइल का जो फॉर्मेट होता है उसका एक्सटेंशन जो है .xlsx है MS Excel 2007 का। मगर 2003 का जो एक्सेल था उसका फाइल एक्सटेंशन थोड़ा सा अलग था, वो क्या था, सिर्फ .xls था। ओके, अब आपको एमसीक्यू में ये दोनों इसमें से एक ये भी ऑप्शन आ सकता है या ए भी ऑप्शन आ सकता है, तो दोनों भी ऑप्शन ओके है। अगर एमसीक्यू जिसने क्रिएट किया है उसको ये पता होगा तो वो ये ऐसा बाइफरकेशन करेगा, अगर उसको नहीं पता होगा तो वो आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि 2007 के एक्सेल में फाइल एक्सटेंशन क्या था। उसमें ऑप्शंस हो गए .xls, .ppt, pdf वगैरह, और लास्ट होगा नन ऑफ दिस, तो आपको उस टाइम .xls यही ऑप्शन क्लिक करना है, क्योंकि वहां पे .xlsx ये ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट फिफ्थ वाले पॉइंट के ऊपर जाएंगे। फिफ्थ वाला पॉइंट क्या है, अ सिंगल वर्कशीट हैज 16,384 कॉलम्स। अब जो कॉलम्स हमने अभी देखे थे, ए जिसकी सीक्वेंस लेबलिंग थी ए बी सी डी से लेके, तो वो टोटल जो आप अगर आप काउंट करोगे तो टोटल कॉलम्स कितने होंगे, 16,384 टोटल कॉलम्स नंबर है यहाँ पे। ओके, तो उसी प्रकार से 6 वाला पॉइंट देखेंगे, अ सिंगल वर्कशीट हैज 10,48,576 रोज। जो मैंने अभी आपको डिस्प्ले किया था वो टोटल रोज कितने हैं, 10,48,576। ओके, तो उसके बाद हम जाएंगे 7th वाले पॉइंट के ऊपर, अ सिंगल वर्कशीट हैज। अब एक वर्कशीट में कितने सेल होते, कितने ब्लॉक होते, कितने बॉक्स होते, अगर आप काउंट करोगे तो वो टोटल सेल नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा, वो कितने होंगे, 1770 करोड़, 1770 करोड़ 98,69,184 इतने सेल है। ओके, काउंट करो, ये पढ़ो डिजिट कितना है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ इस डिजिट को। एक वर्कशीट में कितने सेल होते हैं, उस टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 1717 करोड़ 98,69,184 इतने सेल है। ओके, तो देख लेना। 8 नंबर के पॉइंट के ऊपर जाएंगे, XFD इज द लास्ट कॉलम लेबल ऑफ MS Excel 2007। अब यहाँ पे जो अभी हमने देखा था लास्ट कॉलम का जो फाइल लेबल नेम है वो क्या था, XFD। MCQ इसके ऊपर भी आ सकता है, तो कॉलम का जो लास्ट लेबल है वो आपको पूछा जाएगा, या फर्स्ट लेबल पूछा जाएगा। फर्स्ट लेबल तो A है, उसी प्रकार से लास्ट लेवल क्या होगा कॉलम का, XFD। ओके, मगर 2003 की अगर आप वर्कशीट देखोगे तो उसमें IV ये लास्ट फाइल एक्सेल था, इसके ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ MS Excel 2007 के ऊपर जो है उसके ऊपर फोकस करो। नेक्स्ट, the by default width of column is 8.43 points। by default जो width होती है एक कॉलम की या रो की, सॉरी कॉलम की जो width है वो कितनी है, 8.43 पॉइंट्स है। उसी प्रकार से जो रो की हाइट जो है, रो की हाइट जो है वो 15 पॉइंट तक है। रो की हाइट जो है वो 15 पॉइंट है, मगर कॉलम की जो width है वो 8.53। ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी एडजस्टेबल है, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब उस सेल के अंदर कितना डेटा है उसके बेस पर हम इन दोनों को भी एडजस्ट कर सकते हैं, आगे देखेंगे प्रैक्टिकल में। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट अब यहाँ पे थोड़ा सा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है 32,767 32,767 characters can be continued in a single cell. अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, देख लेना कि एक सेल में हम 32,767 इतने कैरेक्टर्स टाइप कर सकते हैं, इतने अल्फाबेट एक सेल में टाइप कर सकते हैं। ओके, अब ऐसे कितने सेल्स हैं? अगर आप इस 32,767 को इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ 1,770 करोड़ 98,69,184 के साथ अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उतना डेटा इस एक शीट के अंदर इंसर्ट कर सकते हो आप। देख लेना, अगर अल्फाबेटिकली अगर कैलकुलेशन करना है तो ये देख लेना कितना होगा और खुद ही पढ़ लेना कितना है वो दीजिए। पढ़ने में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी मगर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो एक सेल में कितना डेटा, कितने कैरेक्टर्स इंक्लूड होते हैं ये भी आपको पता चला। उसके बाद है 12th वाला पॉइंट हम देखेंगे, 31 दिसंबर 1990 इज द लास्ट डेट अलाउड बाय एक्सेल। अब एक्सेल में आप डेट अगर इंसर्ट करनी हो तो आप कोई भी डेट इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी डेट इंसर्ट कर सकते हो। ओके, तो उसका ड्यूरेशन, मगर इसके बाद वाली डेट आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो, चाहे वो कुछ भी हो। अब इतनी डेट इंसर्ट करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि आदमी का जो लाइफ है वो एक 100 साल के आसपास ही है, तो उसी के अंदर ही हमें डेट का काम होता है। उसके बाद या उसके पहले वाली अगर हिस्टोरिकल कुछ डेटा है आपके पास तो आपको वो काम में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सेल में कोई भी डेट आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है डेट के बारे में। नेक्स्ट 13th नंबर वाला पॉइंट हम देखेंगे, MS एक्सेल रिलीज्ड ऑन 13th September 1985 एंड विंडोज बेस्ड नवंबर 1987। अब जो 85 में जो 30 सितंबर 85 में जो एक्सेल रिलीज किया गया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा, तो था वो डॉस बेस, मगर विंडोज बेस वाला जो इन्होंने वर्जन पब्लिश किया या रिलीज किया वो नवंबर 1987 में पब्लिश किया था। क्योंकि 85 में तो हम सब लोग जो थे वो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे, उसके बाद ओएस आया, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गई थी विंडोज वाली। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो चलने वाला एक्सेल था सबसे पहले रिलीज किया गया नवंबर 1987 में। ओके, MS नेक्स्ट 14 वाला पॉइंट देखेंगे, MS एक्सेल 2016 रिलीज 22 सितंबर 2015। अब जो MS एक्सेल का जो लेटेस्ट वर्जन है 2016 का जो वर्जन है एक्सेल का, विंडोज 2016 की जो रिलीज है उसमें एक्सेल को रिलीज किया गया 22 सितंबर 2015 को, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर वाला पॉइंट देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड्स ऑफिस बटन इन एक्सेल 2007 के एक्सेल विंडो में या एक्सेल की स्क्रीन के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस बटन को दिया है। उससे पहले वाले वर्जन में क्या था, फाइल बटन, यही बात वर्ड में भी थी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे 16 नंबर वाला, माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टूलबार इन 2007 एंड 2010। जो क्विक एक्सेस टूलबार है जो ऑफिस बटन के साइड में, ऑफिस बटन और टाइटल बार के बीच में जो बार था उसको क्विक एक्सेस टूलबार कहा जाता है, ठीक है। ये तो फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एक्सेल के बारे में जो हमने डिस्कस किए। आशा करता हूँ आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है, अभी मैं आपकी अटेंडेंस को क्लियर करता हूँ। कल फिर हम मिलेंगे ऑन टाइम। आज का डिस्कशन हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, उससे पहले मैं आपकी अटेंडेंस यहाँ पे लगाना चाहूँगा। यहाँ पे हम विजय, प्रफुल्ल, मंजुषा, जयश्री, इंद्रायणी, अंजलि, यस, मुनि,
लीना, प्रियंका, इतने लोग हम यहाँ पे आज पार्टिसिपेट हुए थे। इन सब की अटेंडेंस लगी है। हम कल फिर ऑन टाइम मिलेंगे और उसके बारे में मैं मैसेज दे दूंगा। ठीक है, आज के लिए रुकते हैं।